हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आज हम लोग यूनिट 7 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कन्वेंशनल एनर्जी। क्वेश्चन क्या है? नॉट। ऑप्शन है आपका ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड फ्यूल सेल। सही आंसर क्या होगा? फ्यूल सेल, यानी कि डी ऑप्शन। ये कन्वेंशनल एनर्जी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बायोमास गैसिफर कन्वर्ट्स सॉलिड बायोमास इनटू गैस थ्रू थर्मोकेमिकल लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस, थर्मोफिजिकल लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस, थर्मोकेमिकल गैसिफिकेशन प्रोसेस, थर्मोफिजिकल गैसिफिकेशन प्रोसेस। आंसर क्या होगा आपका? सी, थर्मोकेमिकल गैसिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू बायोमास गैसिफर सॉलिड बायोमास को कन्वर्ट करता है गैस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सोलर वोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, एनर्जी सेल और लाइट सेल। इसका सही आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, ये तो आप जानते हो। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ और नन। किस चीज़ में कन्वर्ट करता है हमारा फ्यूल सेल? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल का यही काम है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच सेल इज द मोस्ट सुटेबल इन फ्यूल सेल? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ये सबसे ज़्यादा सूट करता है हमारे फ्यूल सेल में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियोथर्मल मीन्स हीट फ्रॉम हॉट वाटर, हीट फ्रॉम अर्थ, हीट फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी और हीट फ्रॉम सन। जियोथर्मल का मतलब बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? हीट फ्रॉम अर्थ, यानी कि बी ऑप्शन, है ना। अर्थ के अंदर से जो हीट आता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे ना, उसी को क्या कहते थे? जियोथर्मल एनर्जी। इसीलिए जियोथर्मल का मतलब क्या हो गया? हीट फ्रॉम अर्थ। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय को जनरेशन? हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। इससे आप हीट एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो। याद है मैं आपको बताई थी को जनरेशन के बारे में? आपको ये सारी चीज़ याद रहने चाहिए। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट विंड एनर्जी इंटू मैकेनिकल पावर, काइनेटिक एनर्जी इंटू पावर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। किसे कन्वर्ट करता है हमारा विंड टर्बाइन? विंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको नोटिस करना है, मैं क्वेश्चन क्या पूछी हूँ? विंड टर्बाइन। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता विंड एनर्जी तो फिर आंसर होता आपका काइनेटिक एनर्जी इनटू पावर। ठीक है, यहाँ पे टर्म को नोटिस करना है। विंड टर्बाइन किसे कन्वर्ट कर रहा है? टर्बाइन, याद है ना, यानी कि जो पंखे जैसा होता है इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया हमारा टर्बाइन, ये कन्वर्ट कर रहा है विंड एनर्जी को मैकेनिकल पावर में। लेकिन जो विंड एनर्जी सिस्टम होता है ये कन्वर्ट कराता है काइनेटिक एनर्जी को पावर में। तो वर्ड को पकड़ना है, वर्ड से ही आपके आंसर इधर उधर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गैस कंप्राइज मैक्सिमम इन बायोगैस? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस और नन ऑफ द अबव। कौन से गैस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बायोगैस में? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? मीथेन गैस, यानी कि हमारा सी ऑप्शन, है ना, मीथेन गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज़ यूज टू स्प्लिट एटम इन एटॉमिक एनर्जी? न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक स्प्लिटर या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? एटॉमिक रिएक्टर। इसी डिवाइस का यूज़ करके हम एटम को एटॉमिक एनर्जी में स्प्लिट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ चीप, पॉल्यूशन फ्री, बोथ ए एंड बी और नन। सही आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन। नॉन कन्वेंशनल हम किसे कहते हैं? जो रिन्यूएबल होता है ना। ये सारी चीज़ मैं आपको बताई थी ना कि उल्टा कर देना है। यहाँ नन है, इसका मतलब ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल है, क्या क्या आएगा इसमें? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ये सारे चीप भी हैं और पॉल्यूशन फ्री भी है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द डैश पॉपुलेशन साइज ऑफ ए स्पीसीज
दैट एन एरिया कैन सपोर्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, बैलेंस और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉपुलेशन, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को ये सपोर्ट करता है। कौन? हमारा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के अंदर दो पार्ट था, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी और सोशल कैरिंग कैपेसिटी। बायोफिजिकल के अंदर क्या आता था? ये अर्थ के टोटल पॉपुलेशन को सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और सोशल कैरिंग कैपेसिटी में क्या था कि ये सारे जो थे एक पर्टिकुलर सोसाइटी के सारे पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन को तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा है ना। एक ऑल ओवर वर्ल्ड को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरा सोसाइटी लेवल पे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सपोर्ट हो रहा है वो मैक्सिमम सपोर्ट हो रहा है ना। इसीलिए क्या होगा? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ ए स्पीसीज दैट एन एरिया कैन सपोर्ट। तो एक एरिया में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हो, यही कहता है हमारा कैरिंग कैपेसिटी। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी डिमांड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी, यानी कि सी। किसी भी कंट्री का एनर्जी डिमांड इंक्रीज होता है तो उसके पीछे का फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट मैन्युफैक्चर देयर बॉडी बाय यूजिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सोलर एनर्जी। प्लांट हमेशा सोलर एनर्जी यानी कि सन के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं, तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो अपने फूड को बनाते हैं। क्लियर होगी आपको? यही सारे क्वेश्चन थे बस इस चैप्टर के। सारे क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलेंगे, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही है और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के आंसर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे लेसन 37 और लेसन 38 के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं इस चैप्टर को पूरे अच्छे से डील की हूँ। आप इसे देखोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, मैं वहाँ जब पढ़ा रही थी तो भी मैं आपको बता रही थी कि कहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है ना, तो एक बार आप उसे देख लो अगर नहीं देखे हो तो, और अगर देखे हो फिर भी भूल गए तो 2x की स्पीड से तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे भी देख लो। पहला क्या है? व्हाट आर द रीज़न दैट लीड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ एनर्जी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट आर द नीड्स टू कंजर्व एनर्जी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रीज़न बताओ कि एनर्जी डिमांड क्यों बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, इन सारे की वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी का डिमांड ही तो बढ़ रहा है ना। तो ये सारे रीज़न आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी रीज़न है, वो सब इंक्लूड करके आप इस आंसर को बहुत अच्छा लिख सकते हो। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यों जरूरी है एनर्जी को कंजर्व करना। अब इतने सारे पॉपुलेशन है तो सारे को सपोर्ट करना है ना, तो अगर एनर्जी खत्म हो गए तो सारी चीज़ खत्म। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत है एनर्जी को कंजर्व करने की। इसे आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और कहीं भी डाउट है तो मैं बोली आपको लेसन 37 और 38 देख लो, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएंगे। तो आज का बस यहीं तक था। मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताती। फिर से रिपीट करती हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।